गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स चाणक्य के इस क्योट के साथ, जो है एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? ऑप्शंस हैं चिलकुर बालाजी मंदिर, रामप्पा मंदिर, गंगा सरस्वती मंदिर या फिर भद्राचलम मंदिर। इसका उत्तर है रामप्पा मंदिर। तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया। इतिहास के अनुसार काकतीय वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में करवाया था। अगला प्रश्न है, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शंस हैं गीतिका जाखड़, नेहा राठी, प्रिया मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रिया मलिक। भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रिया मलिक हरियाणा की जींद की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। इसका उत्तर है ओडिशा। ओडिशा में कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी। ओडिशा सरकार ने 29 मई को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं योजना आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर केंद्र सरकार। इसका उत्तर है नीति आयोग। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है। यह रिपोर्ट नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी कानपुर। इसका उत्तर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर का C3I हब साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस है $100 मिलियन, $200 मिलियन, $300 मिलियन या फिर $400 मिलियन। इसका उत्तर है $100 मिलियन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए $100 मिलियन के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है, जो अफगानिस्तान में भू राजनीतिक स्थिति से उपजी है, जिसमें विशेष आव्रजन अफगान वीजा आवेदक भी शामिल हैं। साथ ही लगभग 2500 अफगानों को विभिन्न बैचों में फोर्ट ली लाया जा सकता है, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस है पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। इसका उत्तर है तीसरे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हाल ही में ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी
बन गए हैं। वे 25 वर्ष में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने मैच में इस्तोमिन को 6-4, 6-7, 6-4 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। जबकि वर्ष 1996 के अटलांटा खेलों में जीशान अली ब्राजील के फर्नांडो मेलिगेनी को हराकर एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, फिलीपींस या फिर भारत। इसका उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस ने हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है। इस गोल्डन राइस को फिलीपींस द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई है। यह फैसला विश्व के विकासशील क्षेत्रों में बच्चों की जान बचाएगा और बचपन के अंधेपन का मुकाबला करेगा। अगला प्रश्न है, वह देश जिसके द्वारा विश्व का प्रथम स्वच्छ प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की गई। ऑप्शंस है चीन, जापान, रूस या फिर इजराइल। इसका उत्तर है चीन। 24 जुलाई 2021 को चीनी सरकार द्वारा स्वच्छ प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने संबंधी योजना का उद्घोष किया गया, जिसमें परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जल आपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। इस नए परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के स्थान पर तरल थोरियम को उपयोग में लिया जाएगा, जो मुख्यतः पर्यावरण के लिए यूरेनियम की तुलना में कम विकिरणकारी है। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की एक टीम ने इस प्रोटोटाइप को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पावर आई लैंडिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना कहां बनाई गई? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, जामनगर, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों। 25 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा देश के बिजली ग्रिड पर संभावित हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए देश के कई शहरों में पावर आई लैंडिंग सिस्टम बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत बेंगलुरु और जामनगर का मूल्यांकन देश की 2 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी होने के कारण द्वीप प्रणाली के तहत किया जा रहा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 2020 में मुंबई में एक बड़ी बिजली कटौती हुई थी, जिससे शहर की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, जिसका मुख्य कारण अटकलों में शहर के पावर गेट पर साइबर हमले को बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृह निर्माण की औसत समय सीमा कितनी तय की गई है? ऑप्शंस हैं 114 दिवस, 134 दिवस, 144 दिवस या फिर 164 दिवस। इसका उत्तर है 114 दिवस। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृह निर्माण की औसत समय सीमा जारी की गई, जिसके तहत आवास निर्माण की समय सीमा को 314 दिन से घटाकर 114 दिवस कर दिया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस योजना का लक्ष्य मार्च 2022 तक कुल 2.95 करोड़ गृह निर्माण करना रखा गया है। NIFPF की स्थापना वित्त मंत्रालय के अधीन वर्ष 1976 में की गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।